आपका एपीडी स्किल्स 24 चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। सेकेंड ईयर की जो वीडियो हैं उनकी जो सीरीज़ चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए हम जो नेक्स्ट टॉपिक है पावर जनरेशन और सब्स्टिट्यूशन उसके ऊपर कंप्लीट करेंगे। ये जो वीडियो है ये आपका लास्ट पार्ट है सेकेंड ईयर का। इसके बाद में आप ये सारी वीडियो कम्प्लीटली देख लें, दोबारा से देख लें, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कंप्लेंट जो बॉक्स है या फिर कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप कर सकते हैं और उससे आप अपना सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। तो ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? बिजली उत्पादन के लिए भारत के अंदर कोयले का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। नेक्स्ट है पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? पारंपरिक बिजली उत्पादन हम जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है उससे अपन ज़्यादा करते हैं। सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सौर जो सेल होता है जिस सोलर जो कहते हैं हम उसको, उसके अंदर हम क्या काम करते हैं? सिलिकॉन काम में लेते हैं। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का नाम क्या? परमाणु विखंडन जिससे किया जाता है वो किससे किया जाता है? थोरियम या यूरेनियम से किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम नहीं है, थोरियम है, तो थोरियम क्लिक करेंगे। फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सिलिकॉन का काम लेंगे। एक ही बात है, वो सोलर सेल और फोटोवोल्टिक सेल एक को ही कहते हैं अपन। नेक्स्ट है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? जो मतलब कि कभी ख़त्म नहीं होने वाले हो उन्हें कहते हैं हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो हवा कभी ख़त्म नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन ए। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? जो ऊर्जा होती है उसका प्राकृतिक स्रोत सबसे अच्छा कौन सा है? सन है, सूर्य है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध तरीके के घटक में एक्स का नाम क्या है? एक्स से जो पॉइंट है वो क्या है? वो आपका सर्ज टैंक है। ठीक है। नेक्स्ट है जो सर्ज टैंक होता है वो क्या करता है? जो प्लांट के ऊपर वेरिएशन आते हैं, मतलब कि पानी कम हो जाता है तो ये टैंक से पानी ऊपर से इसके अंदर प्रेशर बना के रखता है। पानी नॉर्मली यहाँ आता है बट पानी कम होते ही ये ऊपर से भेज देता है, पानी ज़्यादा होते ही ऊपर चढ़ जाता है। सर्ज टैंक का काम ये होता है। नेक्स्ट है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। उनके अंदर आप बात करोगे तो सूरज की किरणें कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तो बी ऑप्शन। गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है? इसका नुकसान क्या है? जो कभी ख़त्म नहीं होते उनका नुकसान क्या है? कम दक्षता होती है, ये तो है ही, कम दक्षता। और कोई है? अस्थिर उत्पादन। स्थिर उत्पादन नहीं है, अस्थिर उत्पादन, ये भी सही है। वैसे तो केवल कम भार का उपयोग कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। भारी भार संचालित नहीं किया जा सकता। मतलब चारों ही ऑप्शन इसके अंदर सही है, बट जो मेन जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? कम दक्षता। टोटल सबका कंबाइन करके आ रहा है कम दक्षता, तो ऑप्शन एक क्लिक करेंगे अपन। कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल के शुद्ध संयंत्र की आवश्यकता होती है? भारी जल हम क्या करते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर काम में लेते हैं। उससे क्या होता है? जो आपके रिएक्शन में विखंडन हुआ उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? भारी जल का प्रयोग करते हैं। नॉर्मल जो जल होता है वो आपका H2 होता है, हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, और भारी जल जो होता है वो क्या होता है? DTO। ठीक है, ड्यूटेरियम के परमाणु होते हैं। तो DTO को भारी जल और H2O को नॉर्मल जल कहा जाता है। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? पवन ऊर्जा उत्पादन में जो टरबाइन कंट्रोलर होता है वो हवा की गति को क्लिक करता है, ऑप्शन बी। ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है? जो ऊपर हाई हेड होते हैं उनके लिए हम क्या करेंगे? इम्पल्स टरबाइनें काम में लेते हैं। ठीक है। पन बिजली स्टेशनों में पेन स्टॉक का कार्य क्या है? पेन स्टॉक जो पाइप लगाया था ना अपन ने, वो पाइप है। ठीक है, और पेन स्टॉक का जो कार्य होता है वो क्या होता है? टरबाइनों तक पानी को पहुंचाने का काम होता है। ठीक है, बांध से टरबाइनों तक। स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या है? बॉयलर जो लगा होता है स्टीम पावर स्टेशंस में, उसका प्रयोग क्या है? वो पानी को क्या करता है? भाप में चेंज करता है, तो ऑप्शन सी। किस प्रकार के बिजली संयंत्र अधिक कुशल होते हैं, मतलब अधिक इफ़िशियंट होते हैं? इसमें हाइड्रो जो प्लांट होते हैं वो, इसके अंदर कॉस्ट नहीं आती, पानी फ्री में मिलता है, कोयला लगता ही नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एक बार बना दिया तो बना दिया, उसके बाद चलता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा इफ़िशियंट होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण क्षण के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो कंट्रोल रॉड होती हैं जो कि रिएक्टर के अंदर
रिएक्टर के अंदर कंट्रोल करती हैं रिएक्शन को, उसके लिए अपन कौन से करते हैं, कैडमियम की छड़ें काम में लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी। गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये तो आप याद कर लेना। तो गैर पारंपरिक बताओ, विंड पावर, हवा कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती इसलिए नॉन कन्वेंशनल है ये। जैव द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है, बायोमास का जो अवशेष है वो क्या है, स्लरी। पावर प्लांट पढ़ते हो ना, बायोगैस पावर प्लांट, उसके पार्ट है ये। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो क्या है, मीथेन बनाता है बायोगैस प्लांट, ठीक है, जिसको यूज में लेते हैं अपन। सौर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है, सौर ऊर्जा पैनल जो होता है वो कैसे उत्पादन करता है, जब सूरज की रोशनी फोटोवोल्टिक सेल पर टकराती है, ठीक है, तो उससे बिजली का उत्पादन होता है। पहला देखो ऑप्शन क्या है, जब धूप कांच पर टकराती है, कांच तो मतलब ही नहीं है, जब सूरज की रोशनी निकल प्लेट पर, निकल प्लेट होती ही नहीं उसमें, जब सूरज की रोशनी मैग्नीज, तो मैग्नीज में नहीं होती, क्या है, फोटोवोल्टिक सेल पर टकरा देगी तभी आपका उत्पादन होगा। स्टीम शक्ति संयंत्र में एयर प्री हीटर का कार्य क्या है, एयर प्री मतलब एयर का मतलब हवा, प्री का मतलब पहले, और हीटर का मतलब हीट करना, जो पहले हवा को हीट करे, ठीक है, वही क्या होती है, एयर प्री हीटर होती है। तो क्या है, फ्लू गैसेस गर्मी निकालना और आगत वायु को गर्म करना, मतलब जो आने वाली वायु है उसको गर्म करती है, ये नाम से पता चल रहा है एयर प्री हीटर। परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसका मुख्य नुकसान क्या है, जो उसके अंदर वेस्ट बनता है उसको, वेस्ट को निपटान करने का सबसे बड़ा प्लांट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ऑप्शन ए। स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का काम क्या है, इकोनोमाइजर क्या करता है, पानी को गर्म करता है, कहाँ है, ऑप्शन सी के अंदर, फ्लू गैसों से हीट पानी को गर्म करता है। गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फ़ायदा है, गैर पारंपरिक बिजली जो उत्पादन है उसका फ़ायदा क्या है, प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। बैटरी आधारित माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन में चार्ज कंट्रोलर का काम क्या है, जो चार्ज कंट्रोलर होता है वो क्या करता है, बैटरी को ओवरचार्ज होने से रोकता है, बैटरी को ओवरचार्ज होने से रोकता है। टाइडल ज्वारीय शक्ति बैराज का उद्देश्य क्या है, ज्वारीय मतलब कि जो समुद्र के अंदर बिजली बनती है उसको बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, और उसके अंदर जो बैराज है वो क्या करता है, खाड़ी के द्वारा पानी को नियंत्रित करता है, ठीक है, बैराज का मतलब बांध, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्टीम पावर प्लांट किस घटक का उपयोग फ्लू गैसेस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है, पानी को गर्म करने के लिए अभी ऑप्शन दिया था, इकोनोमाइजर का काम क्या है, पानी को गर्म करना, 195 में बी। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का क्या फ़ायदा है, प्रेशर के साथ में वाटर हीट करता है, उसमें क्या होता है, हाई पावर डेंसिटी के साथ में ये काम कर लेता है। किस बिजली उत्पादन संयंत्र में संचालन अधिक विश्वसनीयता है, मतलब हमेशा रेगुलरिटी रहती है, वो प्लांट कौन सा है, हाइड्रो के अंदर पानी नहीं ख़त्म हो जाएगा, डीजल पावर प्लांट बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है, तो क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर अधिक विश्वसनीयता रहती है। पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस, नॉन कन्वेंशनल जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, कन्वेंशनल जो ख़त्म होने वाले, तो क्या है, मेन जो नुकसान है वो क्या है, लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये नॉन कन्वेंशनल का नुकसान पूछ रहा है, तो क्या है, बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कभी कभी यूज में लिया जाता है, ठीक है। पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है, जो हवा से जो बिजली बनती है उसका मुख्य नुकसान क्या है, पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं होती है, कभी हवा चलती है कभी नहीं चलती है। ज्वारीय शक्ति में उत्पादन में टरबाइन का क्या कार्य है, टरबाइन होती है वो क्या करती है, स्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में चेंज कर देते हैं, टरबाइन के ऊपर पानी गिरता है, टरबाइन से जनरेटर जड़ा होता है, जनरेटर घूमता है, बिजली बनती है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का क्या फ़ायदा है, नॉन कर, बहुत सारे देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको दिमाग भी लगाना है, नॉन कन्वेंशनल जो कभी ख़त्म नहीं, उनका फ़ायदा क्या है, तो पहले ऑप्शन देखो, अधिक भरोसेमंद बिल्कुल नहीं है, हवा नहीं चली तो बंद, सूरज नहीं निकला तो बंद, पारंपरिक लागत कम, ज़्यादा आती है इनकी, दक्षता अधिक, ये भी नहीं है, ग्रीनहाउस प्रभाव से बचा जा सकता है। लास्ट का डी ऑप्शन क्या है इसके लिए सही है। नेक्स्ट है आपका, पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, पेन स्टॉक के माध्यम से हाई हेड बनाते, ऊपर से गिराते हैं तो वो गतिज ऊर्जा बन जाती है। परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाले रेडियो सक्रिय किरणों का क्या प्रभाव होता है, जो परमाणु विखंडन होता है ना, रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है,
उसका मेन काम क्या है? रिएक्टरों को नुकसान पहुंचाता है? नहीं, स्वास्थ्य को खतरा होता है। जब भी परमाणु बम फटता है तो परमाणु से जो रिएक्शन निकलती है रेडियो एक्टिव किरणें, वो क्या करती है? हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा? प्रकाश की तीव्रता सेल करने पर जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ऑप्शन बी। यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सौर सेल का आउटपुट क्या होगा? बताओ, ऑप्शन बी, आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा। एक दूसरे के विपरीत हैं ये। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। जो आपके पोल्स लगे होते हैं, वायरिंग की हुई होती है, उसके ऊपर है। वितरण प्रणाली में वितरकों के सबस्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? ठीक है, वितरण प्रणाली वितरकों को, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनको सबस्टेशन से कौन सी लाइन जोड़ती है? तो वो होता है आपका फीडर। ठीक है, सर्विस लाइन उपभोक्ता को, जो हम यूज़ करते हैं, उसको लाइन से जोड़ती है। वितरक ये आपका क्या करता है? वितरक से सर्विस लाइन को जोड़ता है। आगे चीज़ समझ में? आईई के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना रखना चाहिए? इंसुलेशन प्रतिरोध 1 मेगा ओम से अधिक रखा जाएगा दो तारों के बीच। डाइवर्सिटी फैक्टर, ये फॉर्मूले होते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला है डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है? मिनिमम एक्चुअल लोड और इंस्टॉल लोड। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज का अनुपात क्या है? जो वोल्टेज का अनुपात है वो क्या है? 3 फेज के लिए 415 और सिंगल फेज के लिए 240 वोल्ट। ठीक है, OH लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है? ये जो इंसुलेटर है वो कौन सा इंसुलेटर है? इस इंसुलेटर देखने पता चल रहा है साइकिल इंसुलेटर है। ठीक है, इसको हम डेड एंड पे काम में लेते हैं, जहाँ पे लाइनें ख़त्म हो जाती हैं वहाँ पर। लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है? ये जो इंसुलेटर है वो कौन सा है? लटकता हुआ इंसुलेटर है। ठीक है, जो आपने बड़ी बड़ी लाइनों में देखा होगा, जो केवी की लाइनें होती हैं, ये आपका जो है वो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है। ठीक है, जैसे सस्पेंशन होता है ना, जैसे कि आपका सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? डिस्क लगी होती हैं या जो सॉकर होता है उस टाइप, उसको सस्पेंशन बोलते हैं। तो ये डिस्क टाइप में लगी हुई है इसलिए इसको सस्पेंशन नाम दे दिया, तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है ये। आईई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है? ठीक है, एक सब सर्किट को चलाने के लिए 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये इंसुलेटर कौन सा है? इंसुलेटर का नाम, बीच में खांचा बना हुआ है, खांचा बना हुआ कौन सा इंसुलेटर है? ये देखने से क्या पता चल रहा है आपको? ये आपको छोड़ दूँ? चलो पता करो आप कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा इंसुलेटर है। क्या कारण है एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को पूरी तरह से उपयोग कर सकता है? ठीक है, तो ये क्या है? कोई स्किन इफेक्ट नहीं होता है डीसी के अंदर, इसलिए आसानी से पूरे क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करता है। स्किन इफेक्ट क्या होता है कि आपकी जो करंट होती है, ठीक है, वो इसके अंदर ना प्रवाहित होकर इसके सतह पर बहती है, इसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट। ठीक है, ये एसी में ही होता है। ठीक है, तो एसी की तुलना में डीसी पर पूछ रहा है, क्रॉस सेक्शन पूरी तरह उपयोग कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई स्किन इफेक्ट नहीं होता, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। डिस्क पिन इंसुलेटर भारी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया जाता है? किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुका रहता है? अंदर की तरफ क्यों झुकाते हैं और बाहर की तरफ क्यों ग्लेजिंग किया जाता है? तो इसका मेन कारण ये है, वर्षा ऋतु में जो जल आता है वो उसके अंदर नहीं जाए और आसानी से बाहर हो जाए। ओवरहेड लाइन में संयुक्त प्रकार क्या है? जो ओवरहेड लाइन लगी हुई है, ये कौन सा जो जोड़ है उसके बारे में बताया गया है। इसमें जो जोड़ है वो क्या है? ACSR के लिए कंप्रेशन जोड़ है ये। ठीक है, ACSR क्या होता है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। जो कंडक्टर होते हैं ना, जो सप्लाई के अंदर काम होते हैं, गुच्छेदार एक तार के ऊपर गुच्छे के तार में बंधे होते हैं, उसको बोलते हैं ACSR कंडक्टर। ठीक है, उसका कंप्रेशन जॉइंट है ये, दबा के लगाने वाला। ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले ACR कंडक्टर को स्टील को क्यों प्रबलित किया जाता है? स्टील की जो वायर होती है उसके ऊपर ही उसको तारों को लपेटा जाता है। स्टील का वायर क्यों लगाया जाता है? इसका क्वेश्चन ये है। तो इसका काम क्या है? जो तन्यता होती है उसको बढ़ाने के लिए काम आता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। किस प्रकार का AC ट्रांसमिशन यूनिवर्सली प्रयोग में लिया जाता है?
ऐसी ट्रांसमिशन जो यूनिवर्सल प्रयोग में लिया जाता है वो 3 फेज होता है और 3 वायर काम में लिए जाते हैं ट्रांसमिशन के लिए। ट्रांसमिशन के लिए 3 फेज 3 वायर। और यदि डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इसी जगह पे तो क्या होगा, 3 फेज होंगे और एक न्यूट्रल होगा, 4 तार होंगे। ट्रांसमिशन के लिए याद रखना 3 तार और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 4 तार। लाइन समाप्ति पर कोने के खंभों के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? अभी बताया था मैंने आपको, पिन नहीं करते, स्टैंड भी नहीं करते, साइकिल। एक क्वेश्चन आपका कई सारे क्वेश्चनों से आपस में रिलेटेड है। वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने के लिए और पिन इंसुलेटर बहुत टाइट होने का क्या कारण है? ठीक है, गैप रखेंगे तो क्या होगा, स्पार्किंग जो होती है उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बहुत टाइट जोड़ते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल्स में करते हैं अपन पिन इंसुलेटर को टाइट एकदम चिपका के। ओवरहेड लाइनों में उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? ओवरहेड लाइनों में जो कंडक्टर काम आता है वो क्या होता है? ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। विद्युत खंभे में प्रयुक्त तो क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रॉस आर्म क्या होते हैं? कोई भी खंभा बना होता है उसके अंदर ये जो तार लगे होते हैं, ये जो इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। इसका काम क्या है? ओवरहेड लाइन पर इंसुलेटर्स को रोकना। इंसुलेटर लगे होते हैं ना उन पे, तो ऑप्शन बी। HT ओवरहेड लाइन और अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? बार बार क्वेश्चन आ रहा है ये, तो देख लो आप कौन सा इंसुलेटर। इसमें अब साइकिल नहीं है तो उसको क्या करेंगे? डिस्क इंसुलेटर, ऑप्शन बी। AC पावर ट्रांसमिशन का क्या फ़ायदा है? जो ट्रांसमिशन होती है वो AC में ही की जाती है। उसका काम क्या है? वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सके और स्टेप डाउन आसानी से किया जा सके, इसलिए अपन क्या करते हैं? AC में ट्रांसमिशन करते हैं। ACSR का मतलब मैं बार बार बोल रहा था ना, आ गया इसकी फुल फॉर्म? बताओ आप ACSR की। ये मैं आपको छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है? ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या है आपका आंसर इसका। OH लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है? ओवरहेड लाइंस के अंदर क्रॉस आर्म, वापस क्वेश्चन आ गया ये भी मैं आपको रोकता हूँ, ठीक है? चलो ये बता देता हूँ मैं आपको। इसका जो आंसर है वो आपका डी रहेगा। इंसुलेटर पकड़े हुए कंडक्टरों को उधर से जकड़ के रखता है। इंसुलेटर के द्वारा जो OH लाइनों पर क्रॉस आर्म लगी होती है। भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फ़ायदा है? ऊपर तार डालने में और नीचे डालने में क्या फ़ायदा होता है? उसका क्या है? यदि नीचे एक ज़मीन की लाइनों में दोष आ गया तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो दोष आसानी से पता लगाए जा सकते हैं ऊपर की लाइनों में, जबकि नीचे की लाइनों में नहीं लगाए जा सकते। तो क्या पूछ रहा है? अंडरग्राउंड केबल्स का ओवरहेड लाइन्स का क्या फ़ायदा है? ठीक है, ऊपर की लाइनों में क्या फ़ायदा है? नेक्स्ट, ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में ले जाया जाता है? उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में ले जाया जाता है, तो ये क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से अपन क्या करते हैं? उपभोक्ता को बेचते हैं। स्ट्रिंग अरेंज, यदि डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डिस्क इंसुलेटर स्ट्रिंग व्यवस्था का क्या होगा? यदि एक इंसुलेटर उसमें से खराब हो गया तो क्या होगा? केवल उस डिस्क को ही अपन क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। वही डिस्क काम नहीं करेगी, बाकी सब करेंगे। जोड़ों को बांधने वाले एल्यूमिनियम क्रोड वाले कंडक्टरों पर स्पार्किंग को कैसे रोका जा सकता है? स्पार्किंग को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? बांधने वाले कंडक्टरों को घुमाकर कस कर रखेंगे। OH कंडक्टरों पर त्वचा के प्रभाव का क्या होगा अगर कंडक्टर का व्यास छोटा है? ओवरहेड, अब स्किन इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है बार बार, ठीक है? अभी मैंने बताया था आपको, तो क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा, ठीक है? यदि छोटा होगा ना व्यास जितना, तो उतना ही नेग्लिजिबल होगा। नेक्स्ट है आपका सर्किट ब्रेकर और रिले के ऊपर क्वेश्चन है कुछ, उसको भी पढ़ लेते हैं। लीकेज करंट प्रोटेक्शन के बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है? वायरिंग सर्किट ब्रेकर के साथ में अपन क्या लगाते हैं लीकेज के लिए? ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। पावर कट ऑफ के बाद कौन सा रिले अपने संपर्क की स्थिति में रखते हैं? पावर कटे के बाद जो लैचिंग रिले होती है वो अपने को संपर्क में बनाए रखती है, ठीक है? सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है? ये जो सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं ना, दिखाए हुए हैं, ये कौन से सर्किट ब्रेकर हैं? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हैं, ठीक है? ऑप्शन बी। सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? सर्किट ब्रेकर की जो क्षमता होती है उसका मूल्यांकन अपन किस में करते हैं? MVA के अंदर करते हैं, ठीक है? सांकेतिक ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या है? पिकअप वोल्टेज जो होती है वो क्या होती है? रिले का कार्यकारी
वोल्टेज नहीं, रिले की अधिकतम वोल्टेज रेटिंग नहीं, रिले के न्यूनतम वोल्टेज रेटिंग नहीं, रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज, मतलब पिकअप का मतलब क्या है, शुरू कब हो रही है, तो पिकअप तो आप वैसे भी समझते हो, ये जब स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं पिकअप, तो वो न्यूनतम वोल्टेज। बिजली ट्रांसफार्मर बुकोज रिले का काम क्या है, जो रिले बुकोज रिले होती है ना, जो फॉल्ट होता है ओवरलोड वाला और शॉर्ट सर्किट वाला, उससे प्रोटेक्ट करती है, अलार्म बजा देती है। किस प्रकार का लोड जी श्रेणी एमसीबी द्वारा संरक्षित होता है, जो जी श्रेणी संरक्षित होता है ना, वो एसी के जो लोड होते हैं उनको जी संरक्षित बोलते हैं, ऑप्शन सी। एसी और डीसी दोनों आपूर्ति में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है, एसी में भी काम मिले डीसी में भी काम मिले, वो रिले इम्पल्स रिले होती हैं। घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है, घरों के अंदर जो सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं वो कौन से रहते हैं आपके, एमसीबी रहते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का पूरा नाम क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है, जो ट्रिप होती है ना कॉइल, उसका उद्देश्य क्या है, रिमोट ऑपरेशन, मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, ऑपरेट होती है, इसको बोलते हैं रिमोट ऑपरेशन। नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का क्या कार्य है, ब्रेकिंग ऑपरेशन में सर्किट ब्रेकर का रिले का क्या कार्य है, तो रिले का कार्य क्या है, ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति को पता कर लेता है, ठीक है, दोष हो रहा है नहीं हो रहा पता करते ही ब्रेकर को दे देता है। यदि एक्स के रूप में चिन्हित किया गया परीक्षण बटन ईएलसीबी में स्थायी रूप से बंद है तो इसका क्या प्रभाव है, सर्किट में जो एक्स बटन है ये लिखा रखा है ना, एक्स से डिनोट कर रखा है ये, तो इसका मतलब पूछ रहा है ये, इसका मतलब क्या होगा, सर्किट स्विच कंप्लीटली क्या है, ऑफ है, नहीं दिखा आपको, क्या है, ओपन नहीं है, क्लोज नहीं है, ओपन है, तो सर्किट स्विच क्या है, कंप्लीटली ऑफ है। वायु सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है, अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप होता है तो इसका मेन रीज़न क्या है, इनकरेक्ट सेटिंग है रिले की, ठीक है, सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है, तेल यदि ज़्यादा गर्म हो रहा है सर्किट ब्रेकर के अंदर तो उसमें क्या है, उसकी डायलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होती है वो कम है, ठीक है। अगर ट्रांसमिशन लाइन पर फेज़ टू ग्राउंड फॉल्ट है तो क्या कारण है, अगर फेज़ ग्राउंड से कनेक्टेड है, ग्राउंड फॉल्ट है, तो उसका मतलब क्या है, इंसुलेशन फेलियर हो गया है, मतलब इंसुलेशन ख़त्म हो गया, तो उसका वायर उससे टच हो रहा है। तो ये है आपकी सेकेंड ईयर की कंप्लीट वीडियोस, जो कि 7 वीडियोस हैं, ये कंप्लीट 7 वीडियोस आप देखें, और एग्ज़ाम्स के अंदर इसमें से 100% गारंटी नहीं, 90% क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। पिछले साल जितने भी क्वेश्चंस आए थे सब इन्हीं वीडियोस के अंदर आए थे, तो आप लोग इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखें। आप आसानी से इन वीडियो को यदि 3-4 बार देख लेते हैं तो पास होने से कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। तो आज के लिए, और हमेशा यदि आपको किसी को ज़रूरत है तो उसको भी बता दें आप इन चैनल्स को कि वीडियो देख लें, जिससे कि आप आसानी से पास हो जाएंगे, ठीक है। चाहे कोई भी ITI का हो तो आप उनको बता सकते हो, कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं अपन। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।